गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम सीधे पढ़ते हैं एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का विधि शास्त्र, जिसे जूरिस्प्रूडेंसी कहा जाता है। तो हम कर रहे हैं शुरुआत विधि शास्त्र से। विधि शास्त्र आपको सीधी बात बता दूं कि विधि शास्त्र जो है, मैं बताऊं इसमें जिस प्रकार से, वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि विधि शास्त्र साफ साफ दो शब्द मेरे कल के सामने आ रहे हैं, विधि प्लस शास्त्र। तो अब हमें ये देखना है, जैसे विधि प्लस शास्त्र, ये लैटिन भाषा की दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से शब्दों से मिलकर बना है? लैटिन भाषा। कौन सा है? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा के कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना हुआ है? जूरस प्लस कोडेंशियस। जूरस प्लस कोडेंशियस। तो जूरस का मीन्स क्या होता है जी? जूरस माने, जूरस का मतलब है विधि, समझे? जूरस का मतलब है विधि और प्रूडेंस का मतलब है ज्ञान, यानी विधि का ज्ञान। जो विधि का ज्ञान ही विधि शास्त्र कहलाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब इसमें और भी डेफिनेशंस काफ़ी दी गई हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जूरिस्प्रूडेंस शब्द जो है उसका अर्थ विधि, जबकि प्रूडेंशिया शब्द का ज्ञान है, प्रूडेंशिया का मतलब है ज्ञान, जो द्योतक है। इस प्रकार तो जिसका जो शाब्दिक अर्थ है उसके अनुसार विधि शास्त्र को विधि का ज्ञान भी कहा जाता है। वो जैसे मैंने आपको बताया कि विधि शास्त्र को विधि का ज्ञान भी कहा जाता है। एक इसमें एक बहुत अच्छी विधि शास्त्री हुए हैं अपने सामंत भाई साहब। तो सामंत भाई साहब ने भी इन चीज़ों को कहा है कि विधि शास्त्र विधि का ज्ञान है। और भी कई भाई साहब हैं, जिसमें लैटन हैं, अल्पियन साहब हैं। तो अलग अलग जो विधि शास्त्री हैं उनकी अलग अलग मत। कोई कहता है ये दार्शनिक विधि का ज्ञान है, कोई कहता है ये नागरिक विधि का ज्ञान है। अब कौन कौन क्या कहता है उस पर हम थोड़ा आज प्रकाश डाल रहे हैं कि मोइले हैं। जैसे इसमें एक मोइले के मत अनुसार विधि शास्त्र का अंतिम लक्ष्य साधारणतः वही है जो किसी अन्य विज्ञान का होता है। किनके द्वारा कहा गया जी? ये मोइले के अनुसार। मोइले क्या कहते हैं? विधि शास्त्र का साधारण अर्थ। साधारण अर्थ क्या है मोइले के अनुसार? साधारण अर्थ वही है जो अन्य शास्त्रों या विधि का है, इस चीज को हमें याद कर लेना है। तो मोइले ने कहा है कि विधि शास्त्र का साधारणतः शब्दों में वही अर्थ है जो अन्य जो है विधियों का है, अन्य जो है शास्त्रों का है। इस प्रकार से हमने इनकी नॉर्मली भाषा को समझ लिया है। तो मोइले ये कहते हैं, ये मोइले का कहना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट साफ सीधी बात है कि मोइले ने ज़्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा करके नहीं कहा है। साधारण शब्दों में कहा है कि मोइले बोलते हैं विधि शास्त्र का साधारण अर्थ वही है जो अन्य शास्त्रों का या अन्य विधि का या अन्य विज्ञान का जो है वही विधि शास्त्र का साधारण अर्थ माना जाए। ये मोइले की डेफिनेशन बिल्कुल नॉर्मली है, इसको हम जो है याद रखेंगे। नॉर्मली एक दो डेफिनेशन अगर हमें याद होंगी ना तो हम एग्जाम में कह सकते हैं कि हमको मोइले ने ये बताया, सामंत ने ये बताया, अल्पियन ने ये बताया, तो जो भी है। और हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। और इसमें ये भी थ्योरी में बताया गया कि यही कारण है कि विधि शास्त्र को विधि के सिद्धांतों का सूक्ष्म एवं गहन क्रमबद्ध अध्ययन कहा जाता है। कौन सा कारण है? यही कारण है कि विधि शास्त्र को विधि सिद्धांतों का सूक्ष्म एवं गहन क्रमबद्ध अध्ययन कहा जाता है। कौन कौन सा? सूक्ष्म, गहन, ये दो चीजों को याद रखेंगे। दो चीजों को इसलिए याद रखेंगे कि सूक्ष्म मतलब यह है कि बड़ी बारीकी से विधि शास्त्रों को जब बनाया गया, क्योंकि हमारे इंडिया का तो है नहीं विधि शास्त्र तो बाहर विदेश में बना हुआ है और उनके सभी जितने भी वैज्ञानिक हैं वो भी विदेशी हैं। अब चक्कर क्या है कि पहले के ज़माने में हमारे इंडिया में तो राजा महाराजाओं की चलती थी, तूती बोलती थी। राजा महाराजाओं ने जो कुछ भी कह दिया, दास प्रथा भी पहले लागू रही, लेकिन राजा महाराजाओं का हमारे इंडिया में ज़्यादातर, तो उन्होंने जो कुछ भी कह दिया वही कानून मान लिया गया। बाद में राजाओं का क्या हुआ कि धीमे धीमे प्रचलन खत्म हुआ
अब आजकल सरकारें आई, ये हुआ है, लेकिन उससे भी पहले राजा महाराजाओं की भी पहले अगर हम आदि अनादि काल में चले जाएं, सतयुग में चले जाएं, तो तब भी किसी ना किसी के हम अंडर में प्रजा जो है, प्रजा मानी हम, तो हम लोग जो है प्रजा के जो लोग हैं वो किसी ना किसी के अंडर में कोई ना कोई हमारा जो है राजा, सूबेदार या मान के चलिए मुखिया या जमींदार कोई होता था, जो हमारे विवादों को, हमारी समस्याओं को निपटाता था, वो भी अपने कानून के मुताबिक। लेकिन अब वो सब चीज़ें चली गई हैं, तो विधि शास्त्र का आना होगा। विधि शास्त्र का वैसे विकास काफ़ी पहले हो गया था, रोमन काल में हो गया था, लेकिन हमारे इसमें अभी आज जो प्रयोग हम कर रहे हैं, आज कानून चूंकि आ गया है, तो अब हमारा संप्रभु शक्तियाँ होती हैं, लेकिन उसमें क्या है कि कानून को सूक्ष्म जब तक अध्ययन ना किया जाए, बड़े बारीकी से ध्यान ना दिया जाए, गहन अध्ययन ना किया जाए, तब तक जो है आपका कानून या अपना जूरिस्प्रूडेंस प्रयोग लायक नहीं है। और इसलिए इसे जो है सूक्ष्म और गहन अध्ययन के साथ विधि शास्त्र को बनाया गया है। इस चीज़ को नोट करेंगे आप। दूसरी बात यह है कि अब प्रश्न ये उठता है कि विधि शास्त्र का विज्ञान से क्या तात्पर्य है। तो कौन सा प्रश्न उठता है कि विधि शास्त्र का विज्ञान से क्या तात्पर्य है। अब ये बड़ी बात है, इस चीज़ को हम अभी समझेंगे कि विधि शास्त्र का विज्ञान से तात्पर्य क्या है। तो विधि शास्त्र का विज्ञान से तात्पर्य, हम इस चीज को समझेंगे। एक साइड कर लेते हैं हम विधि शास्त्र, विधि शास्त्र, और दूसरी तरफ हम कर लेते हैं विज्ञान। ठीक है, समझ रहा है। तो एक साथ हमारा, एक तरफ हमारा हो गया विधि शास्त्र और दूसरी तरफ हो गया विज्ञान। अब विज्ञान से समझते हैं कि विधि शास्त्र का विज्ञान से क्या मतलब तात्पर्य है। तो विधि शास्त्र देखिए और विज्ञान की साइड देखिए, आपको दिख रहा होगा। विज्ञान में सबसे पहले कोई भी काम होता है तो उसके पीछे एक प्रश्नवाचक लग जाता है। कौन सा प्रश्नवाचक लग जाता है? क्यों। जैसे पेड़ से सेब गिरा, तो क्यों, यानी कि कारण, कौन सा कारण था। तो सबसे पहले विज्ञान से क्या मत निकलता है? कारण, और दूसरा ये विज्ञान का। अब वही हम विधि शास्त्र में देख लेते हैं। विधि शास्त्र में यानी कि लॉ में, कानून में, जूरिस्प्रूडेंस है जो भी है, जिस भाषा को आप समझेंगे। विधि, विधि मीन्स ही कानून होता है, लॉ होता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो हमको अब विधि शास्त्र में पता करना है कि इसमें विज्ञान में तो जैसे कि कोई भी काम होता है, जैसे कि ग्रेविटी का आप फॉर्मूला ले लीजिए न्यूटन का, कि कोई भी चीज़ है। मैंने सेब का अभी मैं बता रहा था कि सेब पेड़ से गिरा, तो क्यों गिरा। सबसे पहले हमारा क्यों आया, फिर क्या कारण था, कारण में कारण मालूम किया कि गुरुत्वाकर्षण की कारण था और इस वजह से ये गिरा, तो इसका हमारे दोनों का मालूम चल गया। लेकिन विधि शास्त्र में ऐसा नहीं है। विधि शास्त्र में कोई भी अपराध या कोई भी कानून है, कानून के मुताबिक कोई भी जो चीज़ नहीं हो रही है, जैसे किसी अपराधी ने मान के चलिए चोरी की है, तो चोरी की, तो चोरी सबसे पहले तो किस उद्देश्य से की, कौन से उद्देश्य। तो हम सबसे पहले इसमें किस चीज़ की निकालते हैं कि उद्देश्य, उसका चोरी करने के पीछे उद्देश्य क्या था। ठीक है, और दूसरी बात हम इसमें यह भी देखेंगे कि उसने चोरी कब, किन स्थितियों में दी, मतलब किन स्थितियों में की है। तो हम इसमें कब, कब या क्यों, जो भी है। अब इनका और इनका आपस में ये तात्पर्य आप समझ रहे होंगे कि विधि शास्त्र क्या कह रहा है और विज्ञान क्या कह रहा है। पहली पॉइंट, हमें विधि शास्त्र में कोई भी अपराध जो है, यानी लॉ कहता है कि कोई भी घटना घटने से पहले या घटना हो जाने के बाद कम से कम ये मालूम किया जाए कि घटना के पीछे का उद्देश्य क्या था, उसका आखिर उद्देश्य क्या था घटना करने वाले का, और उसने घटना फिर कब की। तो अब इसमें हमें क्या होता है कि जब कोई भी घटना के पीछे का उद्देश्य मालूम चल जाए, उसके समय और तिथि का मालूम चल जाए, घटना के क्रम का मालूम चल जाए, तो फिर लास्ट प्रक्रिया क्या आ जाती है कि चोरी की है तो फिर क्या होगा, पनिशमेंट। क्या होगा, पनिशमेंट, यानी कि दंड। कोई भी अपराध का उद्देश्य और ये पता जब लग गया है तो हमें क्या देना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए, यानी अपराधी को इसका दंड मिलना निश्चित है। और हम दूसरी बात पढ़ रहे हैं कि विधि शास्त्र का विज्ञान का आपस में यह तात्पर्य है
कि विधि शास्त्र इन चीज़ों को बताता है और विज्ञान जबकि इन चीज़ों को बताता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हम व्यापक अर्थों में विधि का उन नियमों की संज्ञा दी जा सकती है जिसका संबंध मानव आचरण से संबंधित है। बिल्कुल वही बात है, मानव आचरण से संबंधित है। और कोई भी देखिए मानव आचरण से संबंधित है ये हमारा विधि शास्त्र। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम कानून नहीं बनाएंगे, विधि शास्त्र नहीं होता है यानी कि लॉ नहीं होता, तो अब राजा महाराजा तो हमेशा बने नहीं रहेंगे, ना उनकी ये प्रथाएं बनी रहेंगी। और लगभग सभी जगह पे दास प्रथा और राजा महाराजाओं की प्रथा खत्म हो गई है। अब अगर हम ऐसे ही समाज को छोड़ देंगे तो समाज एकदम से स्वतंत्र हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर हो सकता है हावी भी हो जाए, दूसरी की स्वतंत्रताएं भी छीनने को कायम हो जाए। तो इससे क्या है ना कि समाज में और जो हमारी भौगोलिक स्थिति में जो लोग रह रहे हैं, हमारी समाज के लोग रह रहे हैं, उनका आपस में जो है वेटिंग मतलब कि बिगड़ जाएगा सब कुछ। कोई किसी को सताता रहेगा, उसे कोई दंड ही नहीं मिलेगा, तो उसके हौसले बुलंद रहेंगे। इसके लिए विधि शास्त्र का आना और कानून का आना बहुत आवश्यक था। लिहाजा इसका यह मतलब है कि हम कोई भी काम करते हैं प्रजा के रूप में, तो उसके पीछे अगर हमारा उद्देश्य और कारण इसकी स्थितियाँ सब कुछ मालूम चल जाएगी तो हमें उसका दंड मिलेगा। इसका सब साफ तौर पे ये मतलब, जबकि विज्ञान का तात्पर्य यही है कि केवल कोई भी कार्य हुआ है तो उसके पीछे क्या कारण रहा और वो ऐसा क्यों हुआ। जैसे कि हमने अभी ग्रेविटी का उदाहरण दिया है, तो आप लोगों ने ये बात को समझा। वही बात मैं आपको एक बार और थ्योरिकल में बता देता हूँ, जो कि एग्जाम में लिखना होता है कि यदि मनुष्यों के आचरण पर आवश्यक नियंत्रण न रखा जाए तो उनमें उच्छलता या स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की प्रवृत्ति हो जाती है। ये भी आप समझ गए होंगे जो मैंने बताया आपको, जो समाज की प्रणाली के लिए बाधक भी सिद्ध हो सकती है। आप समझ रहे होंगे। यही कारण है कि राज्य द्वारा विधि के माध्यम से मनुष्यों के जीवन में विविध क्षेत्रों में उचित नियंत्रण रखा जाता है। कैसा रखा जाता है कि उचित नियंत्रण रखा जाता है। ऐसा नहीं कि किसी ने की हो चोरी और आपने उसे सीधे फांसी पर लटका दिया, ऐसा भी नहीं है। उचित नियंत्रण रखा जाता है। जैसे आपने कोई माइनर अपराध किया है तो उसके लिए माइनर दंड है, कोई आपने मेजर ऑफेंस कर दिया तो उसके लिए आपको मेजर दंड की व्यवस्था बनाई गई है। इसके के लिए किसमें क्या दंड होना चाहिए, किसमें क्या जो है किस उद्देश्य से आपने किया है। अभी हाल ही में एक दिल्ली में एक केस आया था सामने, श्रद्धा मर्डर केस का। तो श्रद्धा मर्डर केस में बताया गया कि आरोपी के द्वारा, न्यूज में मैंने देखा है कि कई टुकड़े किए गए श्रद्धा के, उसमें जो लड़की है। अब चूंकि ऐसे तो वो पहले ही टुकड़े में मर गई होती, जो लड़की है जो श्रद्धा बताई जा रही है, और इतने सारे टुकड़े करने की क्या जरूरत थी आरोपी को। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे का जो उद्देश्य, यह देखिए आप इस चीज को, उद्देश्य कौन सा था। मैं आपको थोड़ा इसमें ले जाऊंगा, हम इसको पढ़ेंगे। कोई भी अपराध का जो उद्देश्य है, उद्देश्य अगर यह जो है नफरतों से भरा हो, जैसे श्रद्धा मर्डर केस का मैंने बताया अभी आपको, नफरत इतनी कि उसे सुकून भी नहीं मिला एक टुकड़ा करने में लड़की का, ना 2 टुकड़े करने में, ना 3 टुकड़े करने में। ये आखिर हो क्या गया, इतनी नफरत कोई आदमी के अंदर आ कैसे सकती है। इसके पीछे मतलब क्या था, इसके पीछे का उसका उद्देश्य क्या था। हम इसमें विधि शास्त्र में यानी लॉ में हम उद्देश्य जानेंगे, क्या उद्देश्य रहा होगा उसका। तो उसने लड़की को चाहे तो वैसे साधारण मौत भी दे सकता था यदि उसने कुछ गलत किया था। वैसे तो हमारे इंडिया में मैं कहूँगा कि ये सब कुछ अपराध है और कहीं पे भी इंटरनेशनल लॉ भी इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन यदि वो आरोप ही करने वाला था तो जब उसे यह घटना करने ही वाली थी तो वो चाहता तो वो गोली मार दे या अदरवाइज और भी कोई काम कर सकता था। हालांकि मैं बार बार आपको ये कह नहीं रहा हूँ कि कोई आपके साथ गलत करे तो आप उसे सीधे अपराध के लिए मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो चाहता तो ऐसा भी तो कर सकता था। लेकिन फिर भी उसने ऐसा क्यों नहीं किया। उसने 35, 54, 55, 56 टुकड़े करे। इसका क्या मतलब हो सकता है, उद्देश्य क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे तो मैं समझूंगा मानसिक विक्षिप्तता है। हालांकि मैं इस घटना पे बहुत खेद प्रकट करता हूँ, दुख जाहिर करता हूँ, और ऐसी घटनाओं को हम बढ़ावा देने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे कि समाज में ऐसे जो दरिंदे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यदि मैं कहीं विधि शास्त्र में कुछ होता तो जरूर ऐसी करता। चलिए नेक्स्ट। तो हम बता रहे थे आपको कि यदि मनुष्यों के आचरणों पर आवश्यक नियंत्रण नहीं रखा जाता है तो फिर वो समाज के लिए वो बाधक सिद्ध हो जाएंगे।
और इसलिए उन पर आवश्यक नियंत्रण रखना जरूरी है। लेकिन एक निश्चित जैसे कि छोटा केस किया है तो उसे छोटा दंड मिलेगा, बड़ा केस किया तो बड़ा दंड मिलेगा, इस प्रकार की आप साधारण मूल भाषा में समझ लें कि ज़्यादा हमको किताबी भाषा में नहीं समझना है कि जो भी जैसा दंड करेगा, जो भी जैसा अपराध करेगा तो उसको वैसा दंड दिया जाना निश्चित है। अब हम इस बात को समझ गए हैं। नेक्स्ट है कि विधि शास्त्र को परिभाषित कैसे करेंगे। दोबारा एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कि विधि शास्त्र को परिभाषित कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम विधि शास्त्र को परिभाषित करने के लिए फिर से आ जाते हैं कि इसमें अल्पियन की देखिए परिभाषा दी गई है। अल्पियन एक विधि शास्त्री हुए, ये अल्पियन भाई साहब हैं, बहुत अच्छे अपने ज़माने के आदमी रहे होंगे जिनको आज हम पढ़ रहे हैं। अल्पियन ने क्या काम किया? अल्पियन ने एक पुस्तक लिखी है विधि शास्त्र। कौन सी पुस्तक थी? डाइजेस्ट। कौन सी पुस्तक थी? डाइजेस्ट। ये डाइजेस्ट नाम की इन्होंने पुस्तक लिख दी अल्पियन ने, और इन्होंने इसमें लिखा है कि विधि शास्त्र को उचित और अनुचित विज्ञान कह दिया इन्होंने। इसी पुस्तक में क्या कह दिया इन्होंने? इन्होंने कह दिया कि जो विधि शास्त्र है वो उचित भी है, और अनुचित भी है। अब ये बताइए, फंसा दिया ये भाई साहब ने हमें। अब ये उचित कैसे है और अनुचित कैसे है? आप लोग सोच रहे होंगे कि उचित क्यों है, अनुचित क्यों है। हालांकि जब इतना ज़्यादा जो यही मतलब सर्टिफाइड नहीं था विधि शास्त्र से, तो फिर इसने ये वाली किताब क्यों लिख डाली, डाइजेस्ट। यानी कि आदमी पूरी तरह से खुद सर्टिफाइड भी ना हो तब भी आदमी किताब लिख सकता है। तो वो आदमी ऐसा था, वो था अल्पियन। अपने भाई साहब हैं अल्पियन भाई साहब, ये ऐसे ही बिना सर्टिफाइड हुए भी इन्होंने एक किताब लिख दी, और उसमें भी इन्होंने ये बता दिया कि उचित भी है और अनुचित भी है। लेकिन ऐसा नहीं है, विद्वान रहे होंगे अपने ज़माने के, आप लोग समझ रहे होंगे कि ऐसे ही लिख दिया, ऐसे नहीं बताते हैं। तो अब ये उचित क्यों है और अनुचित क्यों है, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे कि अल्पियन ने डाइजेस्ट में ऐसा क्यों लिखा हुआ। अब इन्होंने ऐसा इसलिए लिखा हुआ है कि जो विधि शास्त्र शब्द की उत्पत्ति है वो अनुकूलता पर प्रभाव डालती है, ठीक है, परंतु वो इतनी अधिक व्यापक है कि उसे नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र तथा दार्शनिक दर्शन शास्त्र आदि के प्रति भी लागू किया जा सकता है। किस किस के प्रति? नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और दार्शनिक शास्त्र, इन पर भी ये लागू किया जा सकता है। तो उचित है। जैसे अब हम आपको कोई बात बताएंगे, सिंपल सी बात समझने के लिए। अल्पियन भाई साहब ने डाइजेस्ट नाम की पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने बताया कि विधि शास्त्र उचित भी है और अनुचित भी है। अब बता रहे हैं कि अनुकूल प्रभाव डालती है ना, यानी कि अनुकूल का मतलब है कि पक्ष में, ठीक है। तो पक्ष में किसके? नीति शास्त्र, कोई भी नीति हो। अब हमारे इंडिया में तो जैसे हम सबसे ज़्यादा सुनने वाली चाणक्य नीति है, विदुर नीति है। तो क्या है ना कि इन लोगों ने भी, जो ये बड़े बड़े धर्मात्मा ही कहेंगे, अच्छे महापुरुष कहेंगे, कोई भी नीति में ये नहीं लिखा है कि आप किसी के यहाँ पे चोरी करके आ जाइए, ना कहीं पे ये लिखा हुआ है कि आप किसी का भी खून कर दीजिए, मर्डर कर दीजिए, ठीक है ना। तो अनुकूल प्रभाव डालती है, इस हिसाब से ये उचित है, ठीक है। धर्मशास्त्र पे भी प्रभाव डालती है। कोई भी धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो या ईसाई धर्म हो या हिंदू धर्म हो, सिख हो, तो किसी पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप झूठ बोलिएगा या मांस मंदिरा को ज़्यादा बढ़ावा दीजिएगा या बहन बेटियों को छेड़िएगा। तो धर्मशास्त्र पर भी उचित विधि शास्त्र है, अनुकूल प्रभाव डालता है। दूसरा दार्शनिक शास्त्र, जो भी दार्शनिक हुए हैं, फिलासफर हुए हैं, उनके द्वारा जो शास्त्र लिखे गए हैं, तो कभी भी किसी ने मोटिवेशनल, कई आप अभी आजकल यूट्यूब पे और भी चैनल्स हैं जो मोटिवेशनल पढ़ाते हैं, जैसे गौरी गोपाल साहब हैं, मैं उनको ज़्यादा देखता रहता हूँ। और ज़्यादातर मोटिवेशनल तो अभी हमारा, तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा गौरी गोपाल साहब को तो देखने के अलावा और भी लोगों को देखते रहते हैं और उनको सुनते भी हैं।
तो दार्शनिक में शास्त्र जो दार्शनिक लोग हैं उन्होंने भी कभी इस बात के लिए बढ़ावा नहीं दिया कि आप कोई भी गलत काम करें या गलत अपराध करें। तो इस हिसाब से इन तीनों शास्त्रों में, नीति शास्त्र में और धर्मशास्त्र में और दार्शनिक शास्त्र में, इस हिसाब से ये उचित है। ठीक है, ये आपका हल हो गया। जो विधि शास्त्र का जो मैंने बता रहा था कि अल्पियन साहब जो है, अल्पियन भाई साहब, इन्होंने एक डाइजेस्ट नाम की पुस्तक लिखी। डाइजेस्ट नाम की पुस्तक में इन्होंने ये लिखा है कि विधि शास्त्र उचित भी है और अनुचित भी है। अब उचित कैसे है? उचित है नीति शास्त्र, यानी कि कोई भी नीति हो, इसमें कहीं भी अपराध को बढ़ावा देने की कोई भी नीति बात नहीं कहती, न समर्थन करती है। इस लिहाज से नीति शास्त्र के अनुसार यह उचित है। और धर्मों में भी, इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म में गलत कार्य को बढ़ावा नहीं दिया गया, इसलिए धर्मशास्त्र के मुताबिक भी उचित है। और दार्शनिक यानी कि कोई भी फिलासफर है या दार्शनिक हैं, उनके अनुसार भी यह बातें नहीं बताई गई कि जाइए तो जाकर के जो है आप ड्रिंक कर लीजिए और किसी भी जगह पे सो जाइए, उल्टा रोड पे लेट जाइए, बाद में पता चले कि गाड़ी आपको चढ़ा के चली जाए। कोई भी गलत काम, कोई भी गलत काम, कोई भी दार्शनिक, कोई भी धर्म, कोई भी नीति नहीं कहती है। बस आपस में समाज बट रहा है, वो एक अलग विषय है कि कुछ पॉलिटिक्स है हमारे इंडिया में, और खास करके पॉलिटिक्स भी नहीं चाहती है कि इस माध्यम से आपको लॉ के बारे में जानकारी मिले, या फिर आप देश की जिस देश में रह रहे हैं वहाँ के नियम कानून कायदे को आप जान सकें। बल्कि ये और बता देंगे कि अगर आपको कानून नहीं पता है तो आप अपराध है। अरे भाई, पता कैसे होगा? आपने कोई संसाधन ही उपलब्ध नहीं कराए हुए हैं। मैं तो समझता हूँ कि शुरुआती कक्षाओं में भी कानून के कम से कम प्रारंभिक ज्ञान को बताना जरूरी है, और इसके लिए सरकार को कोई ना कोई नियम करना चाहिए, लेकिन नहीं बताया जाता है। बाद में ये होता है कि जो नवयुवक लड़के लड़कियाँ हैं वो कोई ना कोई अपराध में चले जाते हैं। आजकल लबेरिया का मौसम ज़्यादा चल रहा है, तो ये भी हो जाता है, लोग ले गए, लड़की भगा ले गए, मालूम चला कि लड़की जो है नाबालिग है। बहुत ज़्यादा एक दूसरे की कसमें खाएंगे, प्यार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बाद में चल के वो बयान बदल देंगे, लड़के को जेल हो जाती है। इस प्रकार की बहुत सी बातें आती हैं हम लोगों के सामने। लेकिन चलो, इन बातों को छोड़ के हम लोग बात कर रहे थे सीधे अल्पियन भाई साहब ने डाइजेस्ट नाम पुस्तक में उचित बताया है, तो इस कारण से बताया, और अनुचित किन कारणों से बताया वो चीज़ आप समझ लीजिए।